Hello friends, in this video we are going to discuss the FCAT 2021 सॉल्व पेपर ऑफ जनरल एबिलिटी। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में जो पेपर 2020 का आया था वो हम इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे जो 2020 का जो पेपर 2 होने वाला है जो 3 और 4 अक्टूबर को होगा, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको भी इस वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो FCAT में पेपर होता है वो रिपीट हो जाता है। जैसे कि अगर लास्ट ईयर में कोई गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए क्रिकेट से पूछ लिया है, तो नेक्स्ट ईयर वो फुटबॉल से पूछ लेगा। तो इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड हैं, कप्स या फिर टर्म्स या फिर नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, वो सब हम कवर कर लें। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए उसको हम पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग राइटर ऑफ द बुक मदर इंडिया बुक। ठीक है, तो मदर इंडिया बुक जो लिखा था किसने लिखा था? हंस एनरोड ने, कैथरीन मायो ने, रैचल एरोन ने, बैन एडनोविच ने। ठीक है, ये 2020 का जो पेपर था 2020 पेपर 1 जो था एफकेट का, थोड़ा जो ऑथर्स के जो बुक थे थोड़े टफ थे। जो रेगुलर रीडर्स हैं उनको पता होगा इन ऑथर्स का नाम, लेकिन जो बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से पढ़ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और वो उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन एफकेट ऐसा हर साल क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो बेसिकली इंडिपेंडेंस रिलेटेड जो भारत का जो जब आज़ाद हुआ था उस टाइम जो बेसिकली हमारे लीडर्स ने बुक लिखा था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वो उस हम बुक्स को कवर कर लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैथरीन मायो। ठीक है, कैथरीन मायो ने मदर इंडिया बुक ने लिखी थी और ये 1920s की बुक है। ठीक है, 1920 की लिखी है, ऐसे कोई ये रिसेंट किताब नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुरानी किताब है। तो एफकेट कभी कल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। सो लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। ये जो किताबें हैं ये सब लिखी गई हैं इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम में। ठीक है, बुक्स रिटेड ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो यूथ इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, यूथ इंडिया किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। इंडिया डिवाइडेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले भी आ चुका है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। गीतांजलि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है और इनको इस काम के लिए नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, नोबल मिल चुका है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था। वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की काफ़ी फेमस किताब है वाई सोशलिज्म। अगली बुक है गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। और ये किताब जो है नील दर्पण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। आप जब भी मैं कोई वीडियो बेसिकली एक्सप्लेन करता हूँ तो आप एक पेज या पेन या कॉपी पेन रख के साथ में, और जो भी इम्पोर्टेंट मैं बताऊँ आप उसको नोट करते जाएं। ठीक है, नील दर्पण जो बुक था वो दीन बंधु मित्रा ने लिखा था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पहले आ चुका है। आनंद मठ जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, इंडिया रेनेसेंस ने लिखा है सी एफ एंड्रयूज़ ये किताब। और अबोध्य जो किताब लिखा हुआ है मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बुक इज़ सॉन्ग ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू ने लिखा था ये बुक सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सरोजिनी नायडू ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखाया गया है। फ्रीडम एट मिडनाइट ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आ जाए तो लेफ्टिनेंट ने लिखा था किताब फ्रीडम एट मिडनाइट। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की किताब है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, ये किताब आपको पढ़नी है। इंडिया टुडे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखा है रजनी पाल दत्त ने। इंडिया टुडे हमेशा कंफ्यूज जाते हैं लोग और इसका आंसर मार्क के आ जाते हैं जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ये किताब नहीं लिखी थी इंडिया टुडे, ये किताब लिखी गई है रजनी पाल दत्त के द्वारा। ठीक है, और जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है ये लिखा है हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने लिखी थी ये किताब जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अल हिलाल भी लिखा गया है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ही। और ब्रोकन विंग काफ़ी फेमस किताब है। दो किताबें आपको याद रखनी है सरोजिनी नायडू जी की। पहले थी सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, सॉन्ग ऑफ इंडिया आपको याद रखनी है और दूसरी बुक जो है ब्रोकन विंग ये दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि
विच बुक इज़ बेसिकली रिटन बाय सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन होगा या तो ब्रोकन विंग या फिर सॉन्ग ऑफ इंडिया। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बुक्स ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। हम एक बुक्स एंड ऑथर्स पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम फॉरेनर जो ऑथर्स हैं उन पे फोकस करेंगे, लेकिन इसकी वीडियो में हम इतना ही इस टॉपिक्स को बस कवर करेंगे, एक हम अलग वीडियो बनाएंगे उससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलेट। टर्म से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एफकेट के एग्जामिनेशन में जो टर्म्स स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी रहता है उससे एक एग्जाम्स कंफर्म आना ही आना है। तो आपको जो टर्म्स है उसको अच्छे से देख लेना है और क्वेश्चंस लगाते रहना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये 2020 से पूछा गया था मैलेट टर्म, ठीक है। मैलेट टर्म इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। मैलेट टर्म क्रिकेट से रिलेटेड नहीं होता है, ना ही हॉकी से, ना ही टेनिस से। दिस टर्म इज रिलेटेड टू पोलो। पोलो जिन्होंने मारा होगा 2020 के एक के पेपर में उन्हें पता होगा कि ये सही आंसर है, ठीक है। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे एथलेटिक्स का। एथलेटिक्स जो है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं। डिस्कस थ्रो, शॉर्ट पुट, फोटो फिनिश, ठीक है, फोटो फिनिश, हर्डल्स, ट्रैक, लेन, हैमर थ्रो, रिले, ट्रिपल जंप, हाई जंप, क्रॉस कंट्री। तो बेसिकली जो भी जिन्होंने ओलंपिक्स जो देखते हैं, जो ओलंपिक्स गेम्स होते हैं, तो एथलेटिक्स में ये सारे जो स्पोर्ट्स हैं ये सारे स्पोर्ट्स आते हैं, ठीक है, और ये टर्म्स यूज होते हैं। नेक्स्ट गेम है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स है बैडमिंटन। बैडमिंटन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैडमिंटन हो गया, बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, और एक होता है टेबल टेनिस, और एक होता है लॉन्ग टेनिस, ठीक है। तो ये जो इनके जो टर्म्स होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान देना होता है कि कौन से इंपॉर्टेंट। शटल कॉक, शटल कॉक बैडमिंटन में होता है। शटल कॉक जो हम बैडमिंटन मान लीजिए, बैडमिंटन है जिसे हम जिसको मारते हैं शटल को, उसको हम कहते हैं शटल कॉक, ठीक है। शटल कॉक हो गया। ड्यूश, गेम, डबल फॉल्ट। डबल फॉल्ट जो टर्म है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। सर्विस कोर्ट, मान लीजिए ये एक कोर्ट है, ठीक है। तो सर्विस कोर्ट कहते हैं फोर हैंड, बैक हैंड, स्मैश। स्मैश करके जो देखते हैं खिलाड़ी जो ऐसे उछल के मारते हैं ना, अपने बैडमिंटन से ऐसे स्मैश करते हैं उसको, उसको हम कहते हैं स्मैश, ठीक है। उसके बाद होता है हिट, ड्रॉप, नेट, लेट एंड लव। दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू बैडमिंटन। बास्केटबॉल देख लें। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर्स होते हैं? नंबर ऑफ प्लेयर्स आर 5, ओके। कॉमन फाउल, टेक्निकल फाउल, अंडर हेड, फ्री थ्रो, ओवर हेड, ठीक है। बास्केटबॉल में क्या होता है? कॉमन फाउल होता है, टेक्निकल फाउल होता है, अंडर हेड, फ्री हेड, थ्रो एंड ओवर हेड। इसको आप इस वीडियोस को 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे टर्म्स याद हो जाएंगे, ठीक है। 2-4 बार रिपीट करो, अपने आप याद हो जाएंगे। फिर बेसबॉल। बेसबॉल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। पिचर, डायमंड, पिचर, पिचर जो पिच करता है बॉल, मान लीजिए कि ये एक हमारे क्रिकेट जैसा ही होता है ये गेम भी। इसमें बल्कि जो रन्स होते हैं इसमें छक्का चौका नहीं होता है, इसमें बेसिकली होम रन होता है और डिफरेंट होते हैं, मुझे इसके बारे में उतना पता नहीं है। तो ये एक बैट्समैन होता है, इसके पास एक बेसबॉल रहता है, ठीक है। यहाँ एक आगे डिस्कस करते हैं बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में होता है नॉकआउट, ठीक है। बॉक्सिंग में होता है नॉकआउट, जैब, राउंड, हुक। हुक मारता है ना, जैसे ये एक बॉक्सर है और ये एक अनदर बॉक्सर है, ये इसको इधर नीचे से ऐसे पंच मारेगा, ठीक है, इसको कहते हैं हुक, ठीक है। पंच करेगा सीधा फेस पे तो उसको पंच कहते हैं। एक होता है अपर कट, ठीक है। अपर कट हो गया। किडनी पंच, मान लो किडनी के पास मार रहा है तो किडनी पंच। टाइमिंग और फुटवर्क। फुटवर्क जो बेसिकली वो हिलते रहते हैं ना, आगे पीछे, कभी इधर कभी उधर, उसको हम कहते हैं फुटवर्क। चेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और सबसे ईजी है। चेकमेट और स्टेलमेट, ठीक है। चेकमेट और स्टेलमेट 2 टर्म्स है चेस से, चेकमेट और स्टेलमेट, ठीक है। ये साइकिलिंग से रिलेटेड, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे चेकमेट स्टेलमेट हो गया। साइकिलिंग से रिलेटेड होता है टाइम ट्रायल, ट्रैक रेस और स्प्रिंट। स्प्रिंट, ट्रैक रेस और टाइम ट्रायल, ठीक है। टाइम ट्रायल, ये सारे टर्म्स हैं किस रिलेटेड? साइकिलिंग से रिलेटेड। फुटबॉल का देख लेते हैं। किक, फुटबॉल को जो किक करते हैं, ये मान लो जो किक कर रहा है फुटबॉल को, उसको कहते हैं किक। फिर एक होता है हेड, जो सर से बॉल को मारता है उसको कहते हैं हेड। पेनल्टी किक, मान लीजिए ये एक पेनल्टी बॉक्स है, यहाँ पे प्लेयर खड़ा होता है और यहाँ पे गोलकीपर रहता है और यहाँ पे उसको बॉल को मारता है तो उसको हम कहते हैं पेनल्टी किक, ठीक है। फिर होता है ड्रिबल। ड्रिबल मतलब जो प्लेयर्स के आगे से छका के निकल जाता है उसको हम कहते हैं ड्रिबल। ऑफ साइड, मान लीजिए कि ये एक फुटबॉल कोर्ट है और ये बॉल अगर बाहर की तरफ चली जाती है उसको हम कहते हैं ऑफ साइड, ठीक है।
हैट्रिक, लगातार 3 गोल मार दे तो उसको हैट्रिक कहते हैं। फाउल, लेफ्ट आउट, गोल, राइट आउट, स्टॉपर, डिफेंडर, मूव, पास, बेस लाइन और रिबाउंड, ये सारे टर्म्स क्या हैं, फुटबॉल से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं गोल्फ। गोल्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बताया, जो कि बहुत लोगों को कम को पता रहता है, जैसे पोलो, गोल्फ, बिलियर्ड्स, ये सारे क्या हैं, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता रहता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको लगे कि नहीं आएगा वही एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये सारे को इम्पोर्टेंट को याद रखना है। तो गोल्फ क्या हो गया, बोगी, स्टाइमी, होल, कैडी, टी और लिंक्स। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं, इतने 6 टर्म्स हैं टोटल गोल्फ में, बोगी, स्टाइम, होल, कैडी, टी और लिंक्स। जिम्नास्टिक्स में देख लेते हैं। जिम्नास्टिक्स में होता है पैरेलल बार, ठीक है, पैरेलल बार, हॉरिजॉन्टल बार, अनइवन बार। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, हॉकी का देख लेते हैं। हॉकी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट कॉर्नर, अंडर कटिंग, हैट्रिक मतलब 3 गोल, गोल मार दिया तो गोल, पेनल्टी कॉर्नर इसमें भी होता है, पेनल्टी स्ट्रोक होता है इसमें, बेसिकली स्ट्रोक करते हैं इसमें, जो हॉकी स्टिक रहता है उससे ये ऐसे करके स्मूथ करके शूट करते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कट, स्कूप, सेंटर फॉरवर्ड। ये बेसिकली सेंटर फॉरवर्ड क्या है, प्लेयर का जो पोजीशन होता है उसको हम कहते हैं सेंटर फॉरवर्ड। हाफ बैक, लेफ्ट इन, लेफ्ट आउट, ऑफ साइड सेम है, इसमें भी कोर्ट रहता है, बाहर अगर बॉल चलेगी तो इसको ऑफ साइड बोलते हैं। स्टिक हॉकी स्टिक, और स्ट्राइकिंग सर्कल। ठीक है, स्ट्राइकिंग सर्कल। खो खो का देख लेते हैं। खो खो, ये इसके नंबर ऑफ प्लेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खो खो में कितने होते हैं, तो खो खो में रनर, मान लीजिए कि ये खो खो का गेम इस प्रकार से होता है, मैं दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक लाइन है, एक इधर फेस करके रहेगा, 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 ऐसे करके प्लेयर्स फेस करके रखते हैं। ठीक है, एक रन कर रहा होता है और दूसरा उसको चेस कर रहा होता है। मान लीजिए कि ये इधर से बीच में से गया, ये बंदा अब इसको टच करेगा, फिर ये अब इसको रन, ये इधर रन करेगा और ये इसको चेस करेगा। ठीक है, ये खो खो का गेम होता है। तो रनर जो भाग रहा होता है, चेजर जो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, पोल बाय बेसिकली ये दो पोल्स के बीच में से सिट रहते हैं, उसको बोलते हैं पोल बाय। आउट, अगर उसको टच कर लेगा तो आउट, और फाउल मतलब कोई एरिना से बाहर अगर चला जाता है तो फाउल हो जाता है। स्विमिंग, फ्री स्टाइल स्विमिंग होता है। बटरफ्लाई मतलब कि अगर कोई अपने हाथ को ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ठीक है, ऐसे बटरफ्लाई कैसे कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बटरफ्लाई। ब्रेस्ट स्ट्रोक और बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कोई पीछे की तरफ से, ये मान लीजिए ये कोई आदमी है और ये पीछे की तरफ से ऐसे इस तरफ जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं बैक स्ट्रोक। ठीक है, टेनिस से देख लेना। टेनिस आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेनिस में होता है सर्विस, ड्यूस, गेम पॉइंट, स्मैश, शॉट, ग्रास कोर्ट, ब्रेक, नेट प्ले और बेस लाइन। टेनिस और बैडमिंटन और वॉलीबॉल, इनके टर्म्स थोड़े सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान देना है। वॉलीबॉल का देख लेते हैं। स्पाइकर्स, बूस्टर, स्मैश और लव। ठीक है, ये वॉलीबॉल्स के टर्म थे। वेट लिफ्टिंग की बात करें तो वेट लिफ्टिंग में स्नैच, जर्क। रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में है फ्री स्टाइल, पॉइंट, चिकन विंग, क्रॉस फेस, एल्बो ड्रॉप। ये हाफ नेल्सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है पहले कि हाफ नेल्सन इस टर्म रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। ठीक है, हाफ नेल्सन किससे है, रेसलिंग से रिलेटेड है। ठीक है, हिएव, लेग स्वीप। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में आपका ये 2020 से पूछ ही लिया था, इसमें 3 टर्म्स ही हैं, बंडर, चक्कर एंड मैलेट। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं पोलो से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन के ऊपर तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप देख लीजिए एक बार सारे स्पोर्ट्स को, यहाँ से लेके ये है बॉक्सिंग, ये यहाँ है एथलेटिक्स से बोट रेस तक का, और ये है बॉक्सिंग से हॉकी तक का, और ये है खो खो से पोलो तक का। सारे टर्म्स को आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट पर्सन टू टेक हैट्रिक इन अ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में पहली बार हैट्रिक किसने लिया था। ठीक है, तो मोहम्मद शामी, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और चेतन शर्मा। सो द आंसर इज चेतन शर्मा ने पहली बार हैट्रिक लिया था वर्ल्ड कप में। कैपिटल ऑफ बारबाडोस, कैपिटल से 2020 में एक क्वेश्चन तो कंफर्म रहता है, ये हर एक पेपर हर एक साल एफएट एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन कैपिटल करेंसी से तो कंफर्म है। तो मैं आपको सारे, देयर आर 196 नेशंस। ओके, सो हमको 196 के नहीं याद रखने, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा, बस आपको उनको ध्यान में रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है और आप कंप्लीट कर लोगे। कैपिटल ऑफ बारबाडोस इज ब्रिजटाउन।
ठीक है, ब्रिज टाउन है कैपिटल ऑफ बारबाडोस। तो अब इसके देखते हैं, अब हम कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड नेशंस का। तो हम हर एक स्लाइड में 12 to 13 देश को कवर करेंगे, आप उन सबको देख लीजिएगा। अफगानिस्तान का काबुल है, करेंसी अफगानी है, आप उसको पॉज करके देख सकते हैं, मैं सारे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अफगानिस्तान हो गया। अल्बेनिया का टिरेन है, अल्जीरिया का अल्जीयर्स है, एंडोरा का एंडोरा लेवेल है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एंगोला ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंटीना का इंपॉर्टेंट है ब्यूनोस एरिस, ठीक है। अर्मेनिया का भी इंपॉर्टेंट है येरेवन। और करेंसी जो है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे अफगानिस्तान में अफगानी चलता है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, आर्मेनिया में ड्राम चलता है। तो ये सारे करेंसी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, वियना का में कैपिटल चलता है यूरो, ठीक है। अजरबैजान का बाकू है, ये पहले एग्जाम में आ चुका है, ये इंपॉर्टेंट है इसी वजह से काफ़ी। अजरबैजान का बाकू है, और बाकू में करेंसी भी पूछ चुका है कि सेम ईयर में पूछ चुका है कि एक पेपर से 2 पेपर शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट 1 में पूछ लिया कि अजरबैजान का कैपिटल क्या है, और शिफ्ट 2 में पूछ लिया कि अजरबैजान की जो करेंसी है वो क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि बाकू कैपिटल है और मानत उसकी करेंसी है। बहामास का है नाशवा, बहेमियन डॉलर, ठीक है, बहेमियन डॉलर है बहामास का। बहरीन का है मनामा, मनामा ये पहले आ चुका है कैपिटल बहरीन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहरीन दिनार। बांग्लादेश का ढाका इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, क्योंकि सबको पता है। बारबाडोस का हमारा देखिए, हमारा पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में। बारबाडोस का है ब्रिज टाउन, और कैपिटल है करेंसी है बारबाडोस डॉलर। बेलारस भी इंपॉर्टेंट है, बेलारस का है मिन्स्क, मिन्स्क का है बेलारसियन रूबेल। बेल्जियम का है ब्रुसेल्स का है यूरो। बेलीज का है बेलोम्पन और बेलीज डॉलर। बेनिन का है पोर्टोनोवो CFA फ्रैंक है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान इंपॉर्टेंट है, भूटान का है थिम्पू, थिम्पू में चलता है नगल्ट्रम, करेंसी है नगल्ट्रम, ये कैपिटल नहीं है, कैपिटल है हमारा थिम्पू और करेंसी है नगल्ट्रम। बोलिविया का है लापाज और इसका जो करेंसी है वो है बोलिवियनो, ओके। बोस्निया एंड हेर्जेगोविना का है साराजेवो, और जो करेंसी है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया। लेकिन बोत्सवाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोत्सवाना बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। तो बोत्सवाना का है गैबोरोन और करेंसी है पूला, पूला इज़ द करेंसी ऑफ बोत्सवाना, पूला, ठीक है। ब्राज़ील का ब्रेसिलिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और रियल, ठीक है, ये है ब्राज़ील का ब्रेसिलिया और करेंसी है रियल। आगे देखते हैं ब्रुनई, ब्रुनई का है बैंडर सेरी बेगमन, ब्रुनई डॉलर चलता है, ठीक है। बल्गेरिया का है, सॉरी एक मिनट, बल्गेरिया का है सोफिया, सोफिया इज द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया और चलता है लेव, करेंसी यहाँ की लेव है। कंबोडिया का है फिनोम फेन और रियाल चलता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया का एग्जाम में आ चुका है, इसको आप लिख लो एक बार, ठीक है, एक बार लिख लो इसको, कंबोडिया का। फिर कनाडा का है ओटावा और कैनेडियन डॉलर चलता है। फिर है सेंटर अफ्रीकन रिपब्लिक का है बेंगुई, CFA फ्रैंक चलता है। चैड, अभी हम अफ्रीकन देश में चले गए हैं, चैड का है CFA फ्रैंक। चिले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल है सैंटियागो और चलता है चिलियन पेसो, ठीक है, चिलियन पेसो चलता है चिले में। चाइना का बीजिंग, चाइनीज़ युआन है। अच्छा, तो येन जो है, येन किसका है, जापान का है, और युआन किसका है, युआन चाइना का है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कोलंबिया का है बोगोटा, कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज़ बोगोटा, और जो करेंसी है कोलंबियन पेसो, ठीक है। कोमोरोस का है मोरोनी, चलता है फ्रैंक। रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अफ्रीकन देश है, और अफ्रीकन देश के लोगों को नाम नहीं पता होते हैं, इसी वजह से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो नाम आपको याद नहीं हो रहे हैं वही एग्जाम में आएंगे, आप ये बात आप लिख लीजिए। जो आपको आते हैं वो सबको आते हैं, जो सबको नहीं आते हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। तो कोमोरोस का हो गया, सॉरी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का हो गया ब्राज़ील, और इसमें चलता है CFA फ्रैंक। जिम्बाब्वे का हरारे, ये एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। और जो चलता है वहाँ पे करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, ठीक है, US डॉलर चलता है जिम्बाब्वे में, सॉरी ये है, ओके। कोस्टारिका की बात करें तो सैन जोस, कोलोन। क्रोशिया इंपॉर्टेंट है, क्रोशिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रोशिया में अभी जो FIFA वर्ल्ड कप जो हमारा हुआ था लास्ट, उसमें रनर अप रही थी क्रोशिया, ठीक है। और जो वहाँ पे करेंसी है वो है क्रोशियन करेंसी है। और हमारे रिसेंटली जो हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, प्रेसिडेंट हैं मतलब रामनाथ कोविंद, वो क्रोशिया से अभी अपने
ट्रिप कंप्लीट करके आए हैं। ठीक है, सिप्रस इंपॉर्टेंट है, सिप्रस का है निकोशिया, निकोशिया में चलता है यूरो। सीजेक रिपब्लिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कैपिटल है प्रेग, प्रेग में चलता है कोरोना, कोरोना अभी काफ़ी फेमस है, ये कोरोना है एक्चुअली में, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन इसका जो करेंसी है वो कोरोना है। ठीक है, डेनमार्क का है कोपेनघम और डेनिश क्रोन चलता है वहाँ पे। ठीक है, और अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही सिर्फ बोलूँगा, आप उनको देख लीजिएगा। ईस्ट तिमूर का है दिल्ली, दिल्ली में चलता है यूएस डॉलर, ये दिल्ली और नहीं है, ये दिल्ली है, ये थोड़ा अलग है और ये इंपॉर्टेंट है। इक्वाडोर में चलता है क्वेटो, क्वेटो के कैपिटल से, ये इधर का सेक्शन कैपिटल है, ये करेंसी है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इजिप्ट का कायरो है, एल सल्वाडोर का है सैन सल्वाडोर, ये तो इजी है, सल्वाडोर हो जाता है, और यहाँ पे कोलोन या फिर यूएस डॉलर चलता है। इक्वेटोरियल गिनिया का है मलाबू, ये इंपॉर्टेंट है, और सीएफए फ्रैंक चलता है वहाँ की करेंसी। ये इधर इथोपिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इथोपिया इस वजह से इंपॉर्टेंट क्योंकि जो WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अदनॉम, जिनकी वजह से ये कोरोना इतना पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है, टेड्रोस अदनॉम जो हैं ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अदीस अबाबा वहाँ की कैपिटल है और करेंसी है बीर। ठीक है, फिनलैंड की हेलेंस्की है और वहाँ पे चलता है यूरो। फ्रांस का पेरिस है, आप सभी को पता है, फ्रांस का कैपिटल है पेरिस और वहाँ की करेंसी है यूरो। ठीक है, यहाँ पे एक घाना है, घाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घाना क्योंकि अफ्रीकन देश है और ये एग्ज़ाम में आ चुका है। घाना है का है एकरा और चलता है करेंसी सेडी। तो जो एग्ज़ाम में आ चुका है उससे तो कैपिटल से तो नहीं पूछेगा, लेकिन उसी करेंसी से पूछ सकता है। तो घाना का कैपिटल है एकरा का है सेडी। और जॉर्जिया की इंपॉर्टेंट है तिब्लिसी है और चलता है करेंसी लारी। ठीक है, फिर यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है गिनिया का है कोनेक्री और गिनियन फ्रैंक। ठीक है, ये चलता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हंगरी का है बुडापेस्ट में चलता है फोरेंट। ठीक है, और ये है यहाँ पे आइसलैंड का है रेकजेविक, आइलैंडिक क्रोना यहाँ पर भी चलता है। ठीक है, ओके, इंडिया का आप सबको पता है, इंडोनेशिया का जकार्ता है कैपिटल और चलता है रुपया। ईरान का है तेहरान, सबको पता है, और इंडिया और ईरान का भी प्रॉब्लम भी चल रहा है, यहाँ पे इनकी करेंसी है रियाल। इराक का है बगदाद में चलता है इराकी दिनार। आयरलैंड का है ड्यूब्लिन, कैपिटल है ड्यूब्लिन और वहाँ पे चलता है यूरो। ठीक है, इजराइल का है जेरूसलम में चलता है सिकल। ठीक है, इटली का है रोम और इटली में चलता है यूरो। ठीक है, जमाइका का किंगस्टन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जमाइका से ही हमारे उसेन बोल्ट बिलोंग करते हैं। ठीक है, उसेन बोल्ट जो है जमाइका के ही हैं और इसमें चलता है जमैकन डॉलर। जापान का टोक्यो है और यहाँ पे चलता है येन। जॉर्डन का अमन है। ठीक है, और यहाँ पे चलता है जॉर्डेनियन दिनार। कजाकिस्तान का है नूर सुल्तान, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी नेम चेंज हुआ है, और करेंसी इनकी टेंगे। केनिया का है नायरोबी में भी हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, हम उसको आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सिलेंग जो है वहाँ की करेंसी है। किरीबाती भी इंपॉर्टेंट है, किरीबाती का है तारावा अटोल, किरीबाती डॉलर। नॉर्थ कोरिया का है प्यांगयांग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ चुका है, एग्जाम में आ चुका है कि नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है। और वॉन करेंसी है। साउथ कोरिया का शियोल है, करेंसी है वॉन। ठीक है, कुवैत सिटी, कुवैतियन दिनार। किर्गिस्तान का बिस्केक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और करेंसी इनकी शोम। ठीक है, लाओस का है वेंटियन और न्यू कीप करेंसी है। लेटविया काफ़ी आप लोगों ने अगर लेटविया का नाम सुना होगा, अगर जो मार्वल्स के फ़ैन में आपने लेटवियन सुना होगा, लेटवियन। और वो कौन कंट्रोल करता है लेटविया को? डॉक्टर डूम करते हैं। ठीक है, डॉक्टर डूम का कंट्रोल करते हैं लेटविया को। तो लेटविया की जो कैपिटल है वो है रीगा और करेंसी है लैट्स। ठीक है, लेबनन काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली, वहाँ पे जो एक केमिकल की वजह से काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और बहुत सारे लोगों की जान गई थी। और जो कैपिटल है लेबनन का वो है बेरूट में ही ये ब्लास्ट हुआ था, और वहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। ठीक है, लेबनीज पाउंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, तो आपको पता होना चाहिए कि लेबनन की कैपिटल क्या है। आगे की बात करें, लीबिया का है त्रिपोली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लीबियन दिनार। और लग्जमबर्ग का है, लग्जमबर्ग ही है और यूरो इसकी करेंसी है। मदागास्कर का आपको पता होना चाहिए, एंटनैन रिवो है और इसका करेंसी है मेलगैसी एरेरिया। माली का आपको पता होना चाहिए, माली का है बमाको, CFA फ्रैंक। ठीक है,
आगे बात करते हैं, यहाँ पे मॉरिशस इंपॉर्टेंट है, पोर्ट लुइस का है मॉरिशियन रुपी। मैक्सिको का इंपॉर्टेंट है मैक्सिको सिटी, मैक्सिकन पेसो। और मोनाको का इंपॉर्टेंट है मोंटे कार्लो में चलता है यूरो, ठीक है। मंगोलिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट है उलन बटार में चलता है टोग्रोक। जो भी नाम थोड़े अटपटे से लग रहे हैं, अनकॉमन लग रहे हैं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं कि जो भी नाम अटपटे और अजीब लग रहे हैं और उनका थोड़ा सा वो हटके हैं बाकी नेशन से, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। मोरक्को का है राबात में चलता है दिरहाम, ठीक है। मोजाम्बिक मापुटू मेटिकल, म्यांमार, ठीक है। ये सारे आप देख लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर सारे को एक्सप्लेन करने लगा मैं। पॉज करके आप देख सकते हो। सो हमने करेंसी और कैपिटल्स कवर कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ बॉडीज इन यूएनओ। यूएनओ में नंबर ऑफ बॉडीज कितने होते हैं? तो 6, ठीक है, 6 है, ठीक है। आंसर इज 6। आर्टिकल 343, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 343 रिलेटेड टू विच? ऑफिशियल लैंग्वेज, इलेक्शन कमीशन, नेशनल इमरजेंसी और सुप्रीम कोर्ट, किससे रिलेटेड है? तो ये इसका आंसर तो ऐसे ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल किस में है। तो अगर आप आर्टिकल्स याद नहीं करते हैं तो आपको कम से कम पार्ट्स याद करना है, और मैं पार्ट्स याद कराने का आपको ट्रिक दिखाता हूँ अगली स्लाइड में। तो ये है, आपको मैं दिखा दूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 395 आर्टिकल्स। कितने हैं हमारे में? 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, जिसमें कि हमारे 22 पार्ट्स हैं, 22 पार्ट्स हैं। और ये इनिशियल की बात कर रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा ये अप टू डेट हो चुका है। इनिशियल जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 नवंबर 1949 में, जब हमारा तैयार हो गया था, ठीक है, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और स्केड्यूल्स कितने थे? 8 एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, जब ये बना था तब। एट द प्रेजेंट टाइम 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक है। और अभी तक कितने अमेंडमेंट्स हो चुके? तो 101 अमेंडमेंट्स हो चुके। अमेंडमेंट्स मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को, जैसे मान लो कि आपने एक चॉकलेट खरीदा, वो चॉकलेट का टेस्ट अच्छा नहीं था, आपने किया अमेंड किया कि अब इस चॉकलेट में ही हम बढ़िया इसी का बेटर वर्जन हम लेकर आएंगे, उसको कहेंगे हम अमेंडमेंट, ठीक है। बेटर वर्जन हम जब किसी चीज़ का लेकर आते हैं उसको हम कहते हैं अमेंड करना। तो पार्ट बाय पार्ट डिस्कस करेंगे। पार्ट 22 ही है। अब बोलोगे कि आपने तो बोला 25 पार्ट है, तो 22 ही कैसे? तो जैसे ये देखो 9A और 9B है, तो ये 9 ही, लेकिन इसमें अमेंडमेंट करके हमने बनाया 9A और 9B, तो 9 के ही हमारे 2 पार्ट्स हो गए। तो हम कहेंगे एक्चुअली में टोटल है 25, लेकिन जो कि पार्ट्स रियलिटी में है वो है 22, ठीक है। अमेंड करके वो हमने 25 किए हैं, बढ़ाए हैं। तो पार्ट 1 इज यूनियन, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या है इसको याद करने का। पार्ट 1 इज यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 इज सिटीजनशिप, ठीक है। पहला पार्ट जो है, और आर्टिकल्स कितना कवर करता है? 1 से 4 तक। 1 to 4 जो पार्ट है वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से कवर करता है। सेकेंड पार्ट में हमारा सिटीजनशिप है 5 से 11। थर्ड पार्ट में है हमारा फंडामेंटल राइट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। थर्ड पार्ट में कितना आर्टिकल कवर करता है? 12 से 35, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहाँ से लिया था हमने डीपीएसपी? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया डीपीएसपी, ठीक है। 36 से 51 तक की कवर करता है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अब यहाँ पे देख रहे हो 4A, ये क्या है? 4A, तो ये A मतलब होता है अमेंड करके हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंप्रूवमेंट किया था फंडामेंटल ड्यूटीज। तो 51A इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। इसमें कि लोगों को ड्यूटीज डिफाइन किए गए हैं उनके अपने नेशन के तरफ, ओके। पार्ट 5 इज यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको कवर किया गया है। कब, कहाँ से कहाँ तक? 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी आ जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज दी सेंटर्स, मतलब कि एक तरीके से सेंटर का हो जाता है। स्टेट गवर्नमेंट से हाई कोर्ट होता है, यूनियन गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट होता है। पार्ट 6 इज स्टेट गवर्नमेंट, 152 से 237। पार्ट 7 इज डिलीटेड, पार्ट 7 को हमने डिलीट कर दिया है बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। सो पार्ट 8 इज रिलेटेड टू यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी जो आर्टिकल्स कवर करता है वो है 239 to 242,
तो जो भी चीज़ें यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड होंगी वो 239 से 242 के बीच में होंगी। 9A और 9B ये अमेंड करके किया गया, ठीक है। पहले जैसे हमारे 8 स्केड्यूल्स थे, 8 थे, फिर 4 ऐड हुए तो हो गए 12, ठीक है। 12 में जो 11th स्केड्यूल था वो रिलेटेड था पंचायत से, और जो 12वां स्केड्यूल था वो रिलेटेड था म्यूनसिपालिटी से। तो उनसे जो रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, वो किसके अंदर कवर होते हैं, तो उनसे रिलेटेड 243A से लेकर 243O तक, 243A से लेकर 243O तक, और म्यूनसिपालिटी सा 243P से लेकर 243ZZ, ठीक है, ये आर्टिकल्स इनके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। ओ तक है वो है पंचायत का, और ओ के बाद पी आता है, पी से आगे तक का जो है वो है म्यूनसिपालिटीज़ का। पार्ट 10 में है स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ की में इंडिया में काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ के। तो उनकी जो आर्टिकल्स कवर हैं वो है 244 से लेकर 244A तक, ओके। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, यहाँ है 245 से लेकर 263। हमारे जो लिस्ट हैं वो 3 में बटा हुआ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब इसमें यूनियन और स्टेट के दोनों मैटर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, फिर है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है 264 से लेकर 300A तक है। उसके बाद है ट्रेड एंड कॉमर्स, 301 से लेकर 307 तक है। सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट, सर्विस मतलब सर्विसेज कैसे हो गए, IAS, IPS, ठीक है, SDM, जो ये सारे जो लोग रहते हैं इनके सर्विसेज रहते हैं, उनके बारे में जो बताया गया है वो कब से कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो 308 से लेकर 323 तक, ओके। उसके बाद है, मान लीजिए कि पूछ लेगा कि IAS किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, कि IAS की मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिकली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसका आर्टिकल क्या है। तो मान लीजिएगा आपको नहीं पता है, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो जो होगा वो किसके बीच में होगा, 308 से लेके 323 के बीच में होगा, ठीक है। आगे में देखते हैं, फिर है ट्रिब्यूनल्स के बारे में दिया हुआ है 323A से लेकर 323B तक। इलेक्शंस के बारे में है 324 से लेकर 329 तक, मतलब कि किसी टाइप का भी इलेक्शंस है, जो पावर्स होते हैं इलेक्शन कमीशन को इसमें दिए हुए हैं। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस हमारे देश में कौन कौन से हैं, मान लीजिए OBC, SC, ST, जो रिजर्वेशन है लोकसभा में सीट है ना, पूछ लेता है कि जो SC का सीट है रिजर्वेशन लोकसभा में कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो वो 330 हो गया, 331 हो गया, ठीक है। ये सारे के बारे में दिया हुआ है किसमें, 330 से 342 के बीच में, पार्ट 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टन क्लासेस। ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे ये 2020 के पेपर में आ गया था, ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 343 से लेकर 351 के बीच में है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन में देखें तो 343 है, नेशनल इमरजेंसी तो हो नहीं सकता है, इलेक्शन कमीशन हो नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट का तो ये तो 100 से 200 के बीच में ही था, तो ये तो ख़त्म हो गया। नेशनल इमरजेंसी जैसे हमें पता है, देखो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है कि 352, ठीक है, 352, 356 और 316, 3 प्रकार के इमरजेंसी लगते हैं, ठीक है। ये हो गया नेशनल इमरजेंसी, रेसिडेंशियल रूल, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 प्रकार के होते हैं। तो 352 तो बहुत बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, 356 प्रेसिडेंशियल रूल भी बहुत सारे स्टेट्स में लग चुके हैं, और हमारे देश में आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगा है, ठीक है। आगे बात करते हैं अमेंडमेंट, इमरजेंसी प्रोविजन मैंने आपको बताया 352 से 360 है, जो कि इमरजेंसी लगाया जाता है देश में, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी या फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद है कुछ मिससेलेनियस आइटम्स हैं जो 361 से लेकर 367 के कैटेगरी में आते हैं। अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 368 जो आर्टिकल है ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है। टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस 369 से 392 तक है। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट, ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल्स 393 से लेके 395 तक है। अब ये तो पार्ट्स हो गए, आप इसको एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ याद करने का। ट्रिक याद करने का इसमें ये है कि आपको जो है यहाँ 1 से लेके 11 तक एक पार्ट कर लेना है,
और 12 से लेकर 22 तक एक पार्ट कर लेना, मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेना है। पहला ट्रिक है यू कैन फ्लाई, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूपी टू यूएस, कहाँ, सॉरी, यूएस टू यूपी, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट श्याम एंड राम। ठीक है, किससे मीट करने के लिए? आप यूएस से यूपी जा सकते हैं, यूएस से यूपी जा सकते हैं, किससे मिलने के लिए? श्याम और राम से मिलने के लिए। तो यू से हो गया यूनियन टेरिटरी, कैन मतलब सिटीजनशिप, सी से कैन सिटीजनशिप, फ्लाई मतलब फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टली डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फ्रॉम से फंडामेंटल ड्यूटीज और फ्रॉम हो गया। ठीक है, यू से यूनियन गवर्नमेंट, एस से स्टेट गवर्नमेंट, और टू जो है, टू तो डिलीटेड ही है, पार्ट 7 इज डिलीटेड। यू से है यूनियन टेरिटरी पार्ट 8, पी से पंचायत, मीट मतलब म्यूनसिपैलिटीज, श्याम मतलब शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, राम मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन स्टेट। ये तो पार्ट 1 से लेके पार्ट 12 तक आपको, सॉरी पार्ट 11 तक याद हो गए। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट राम एंड श्याम। अब आगे देखते हैं, ये हो गए पार्ट 11, पार्ट 1 से पार्ट 11। पार्ट 12 से पार्ट 22 की अगर हम बात करें, पार्ट 12 से पार्ट 22 में है कि फ्रूट होता है फल, टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, मतलब अभी तक जो फ्रूट है वो खाने में मीठा लग रहा है, आगे का पता नहीं। इट फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट सो ऑन, ईट मैगी एज टेस्टी स्नैक, सबको पता है मैगी टेस्टी स्नैक है। ठीक है, मैगी इज अ टेस्टी स्नैक, 2 मिनट में बोलते हैं बन जाता है, लेकिन 2 मिनट में आज तक कभी बना नहीं है। फ्रूट मतलब फाइनेंस एंड प्रॉपर्टी, टेस्ट मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स, स्वीट मतलब सर्विसेज अंडर यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन एंड स्टेट्स, टू मतलब ट्रिब्यूनल्स, ईट मतलब इलेक्शन, सो मतलब स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, ऑन मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, 17th पार्ट में हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ईट मतलब इमरजेंसी प्रोविजन, मैगी जो कि है मिससेलेनियस आइटम है, एज मतलब अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टी से टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन, और स्नैक मतलब शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट एंड ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रेपल्स। तो ये था आपके पार्ट्स को याद करने का। आपको ये इस पूरे स्लाइड्स को 1-2 बार देखो, ठीक है, इसको पेज में लिख लो, 2-3 बार अपने से प्रैक्टिस करो, आपको सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, प्रीएम्बल एक्चुअली में जो आज़ाद हुआ था हमारा देश, उससे पहले इसको कहते थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेकर आया था? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन लाया था। तो उस हिसाब से जवाहरलाल नेहरू आंसर हो जाना चाहिए। प्रीएम्बल को ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन कहते हैं, तो नहीं, जवाहरलाल नेहरू इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ पूछे हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जो बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा उससे रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो कौन करेगा? तो करेंगे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, जो कि आंसर ए है। तो आंसर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कप से रिलेटेड है। कप से रिलेटेड में क्वेश्चन है, ईरानी कप रिलेटेड टू विच ऑफ द गेम। ईरानी कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन नहीं, फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, क्रिकेट इज द राइट आंसर। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कप्स। कप्स रिलेटेड होते हैं 2 प्रकार के कप्स होते हैं, इंटरनेशनल कप्स, ठीक है, और एक होते हैं नेशनल कप्स। तो पहले हम इंटरनेशनल कप्स की बात करते हैं, उसके बाद हम नेशनल कप्स की बात करेंगे। अमेरिकन कप आपको यार्ड रेसिंग जो है वो अमेरिकन कप देता है। यार्ड रेसिंग को जो विनर होते हैं वो अमेरिकन कप रहते हैं, और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट कप नहीं है यार्ड से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कप है, ठीक है। एशेस टेस्ट सीरीज है, आप लोगों को पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सीरीज खेला जाता है टेस्ट का, उसको हम एशेस कहते हैं। कोलंबो कप ये फुटबॉल कप है, ठीक है, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार खेलते हैं, ठीक है, ये फुटबॉल का है। कोलंबो कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल। कोरिबिलन कप वर्ल्ड टेबल टेनिस का, ये वुमेंस का है, ठीक है, कोरिबिलन कप है वुमेंस का टेबल टेनिस के लिए। डेविस कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेनिस का है, और ये मेन से रिलेटेड है। डर्बी कप, डर्बी इज इंपॉर्टेंट, डर्बी इज अ टर्म रिलेटेड टू हॉर्स रेसिंग, इसलिए डर्बी कप इज कप फॉर द स्पोर्ट्स रिलेटेड टू हॉर्स। फेड कप है टेनिस से ही, ये वुमेन का है, ठीक है। वुमेन्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके नाम जो है थोड़े अलग है, और जो अलग है वो सबको नहीं पता है, और जिसको सबको नहीं पता वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। होलकर है ब्रिज से रिलेटेड,
जूल्स रीमेट ट्रॉफी, जूल्स रीमेट ट्रॉफी भी वर्ल्ड फुटबॉल से रिलेटेड है। मेडेका कप भी फुटबॉल से रिलेटेड है। राइडर कप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइडर कप और एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। राइडर कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो राइडर कप रिलेटेड टू गोल्फ, वो भी मेन का, ठीक है। उसके बाद है रिलायंस कप, रिलायंस कप है क्रिकेट से। सोलहेम कप गोल्फ से है, ये लेकिन वुमेन का है, ठीक है। मेन का है राइडर, वुमेन का है सोलहेम। सुद्रीमन कप बैडमिंटन से है, सुडीरमन कप। उसके बाद है सुल्तान अजलान शाह कप, ये हॉकी से है, सुल्तान अजलान शाह कप है हॉकी से रिलेटेड। स्वेथलिंग कप वर्ल्ड टेबल टेनिस मेन का है, और वुमेन का कौन सा था, कॉर्बिलियन कप, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। थॉमस कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थॉमस कप। टुंकू अबुल रहमान कप, ये है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का, ठीक है। यूथ हैंड कप, यूथ हैंड कप है लॉन टेनिस से। उबेर कप काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उबेर कप कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो है वो रिलेटेड बैडमिंटन से, ठीक है। उबेर कप रिलेटेड टू बैडमिंटन। योनेक्स कप भी बैडमिंटन से है, सिंपल सी बात है, काफ़ी ईजी है। वॉकर कप गोल्फ से है, तो राइडर कप हो गया, वॉकर कप हो गया, और एक सोलहेम कप हो गया। तो गोल्फ के जो कप्स है आप इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, ठीक है। विलियम कप बास्केटबॉल से है। विंबलडन ट्रॉफी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विंबलडन ट्रॉफी है टेनिस रिलेटेड। प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप तो सबको पता है, वर्ल्ड कप किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से, ठीक है। अब नेशनल स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल कवर कर लिया हमने, अब नेशनल देखते हैं। आगा खान कप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार में दूंगा, आप लोग कहीं इसको लिख लो। आगा खान कप किससे रिलेटेड है, तो ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है। बर्न बेलेक कप टेबल टेनिस, वो भी मैन से है, ठीक है, टेबल टेनिस का। पेटन कप है हॉकी से रिलेटेड। इजार कप है पोलो से रिलेटेड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोलो से रिलेटेड एक ही कप है इजार कप, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देवधर ट्रॉफी सबको पता है क्रिकेट से है, जो क्रिकेट थोड़ा भी देखते हैं उनको पता होगा देवधर ट्रॉफी। ध्यानचंद बेसिकली दी गॉड ऑफ द हॉकी कहा जाता है इनको, और ये रिलेटेड है हॉकी से, ठीक है। डॉक्टर बीसी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल, और ये नेशनल जूनियर कप है, ठीक है, ये रिलेटेड है जूनियर प्लेयर्स के लिए। दुलीप ट्रॉफी ये है फर्स्ट क्लास क्रिकेट। डूरंट कप इज फुटबॉल। डूनानक चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू हॉकी। ईरानी कप, ये देखो एग्जाम में पूछ लिया था, ईरानी कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, इट रिलेटेड टू क्रिकेट। लेडी रतन टाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछ लेता है किससे, तो ये हॉकी है लेकिन वुमेन्स का हॉकी है, ठीक है, लेडी लगा हुआ है तो वुमेन्स के हॉकी से रिलेटेड है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, तो महाराजा है, महाराजा यहाँ पे लगा, एक है रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी भी जो था वो इन्हीं से रिलेटेड था, लेकिन ये महाराजा रंजीत सिंह है तो ये हॉकी से रिलेटेड है। मुरगप्पा गोल्ड कप इज रिलेटेड टू हॉकी। नेहरू ट्रॉफी इज रिलेटेड टू हॉकी। निज़ाम गोल्ड कप रिलेटेड टू फुटबॉल। रंगास्वामी कप भी हॉकी। तो आपको क्या करना है ना कि एक सेगमेंट बनाना है क्रिकेट का, एक हॉकी का, एक फुटबॉल का, ठीक है, और ये ज़्यादातर ये 3 से रिलेटेड है, और जो बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे उनको एक स्टार मार्क लगा के, जैसे कि टेबल टेनिस हो गया, जैसे पोलो हो गया, जैसे गोल्फ हो गया, इनको स्टार मार्क लगा लो, ठीक है, इनको अलग से लिखो और इनको बार बार रिवाइज करते रहो क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संजय गोल्ड कप, संतोष ट्रॉफी, शीश महल ट्रॉफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। सुब्रतो ईजी है क्योंकि ये सुब्रतो नाम से पता चल रहा है वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल में सबको फुटबॉल पसंद होता है। टोड मेमोरियल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू रग्बी या फुटबॉल। विट्ठल ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। विजय हजारे सबको पता है, जो भी क्रिकेट दिखते हैं विजय हजारे रिलेटेड टू क्रिकेट। विजी ट्रॉफी इज आल्सो रिलेटेड टू क्रिकेट, और यदविंद्रा कप इज आल्सो रिलेटेड टू हॉकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कप्स को रिलेटेड एक क्रिकेट का सेगमेंट, एक हॉकी का सेगमेंट, एक फुटबॉल का सेगमेंट, सारे को कवर कर लेना है यहाँ पे, और जो इम्पोर्टेंट है उनको अलग से। गोल्फ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्फ के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, पोलो इंपॉर्टेंट है, फिर टेबल टेनिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेनिस इंपॉर्टेंट है, और बैडमिंटन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले स्लाइड में चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच कंट्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस कंट्री से पास नहीं करता है, आंसर इज ईरान, ठीक है, ईरान से पास नहीं करता है। तो ऐसे ईरान से पास नहीं करता है तो मतलब बहुत से देशों से पास करता है, तो हाँ 16 कंट्री से पास करता है, 16 कंट्री से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन से हैं, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमन, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मैक्सिको, बहामास,
मॉरिशनिया एंड माली। तो 16 देश आपको पता होने चाहिए किस किस से पास करता है, ठीक है, उसी से फिर आपसे ये क्वेश्चन बन पाता। अभी इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कौन कौन से स्टेट से पास करता है, ठीक है। तो हमने देश वर्ल्ड की बात कर ली, तो इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब पास करे तो कौन से स्टेट से पास करता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो स्टेट से पास करता है वो है गुजरात, ठीक है। दूसरा स्टेट है राजस्थान, तीसरा स्टेट है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है वेस्ट बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, और लास्ट स्टेट इज मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। तो 8 स्टेट से हमारा भारत से पास करता है। आप इसको ईस्ट टू वेस्ट याद कर सकते हो या फिर वेस्ट टू ईस्ट याद कर सकते हो। वेस्ट टू ईस्ट ज़्यादा इजी है क्योंकि यहाँ तक आपको 2, 7 और 8 में प्रॉब्लम होगा, तो त्रिपुरा और मिजोरम है, इधर 7 और 8, बाकी तो सारे ईजी ही हैं। ओके, सो लेट्स, मेटेलिक कॉइन फर्स्ट यूज इन इंडिया कहाँ पे यूज़ हुआ था, तो बिहार एंड ईस्टर्न यूपी में यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोलाइट इज मेनली फाउंड इन विच कंट्री। इस सेगमेंट के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना हुआ है, इसमें कवर अप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और चाइना जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर है बहुत सारे मिनरल्स में, फूड आइटम्स में, तो वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग वीडियो में कवर करूँगा। तो क्रायोलाइट इज बेसिकली फाउंड इन ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में क्रायोलाइट फाउंड होता है। ये इंडियन जो नोबेल पीस पुरस्कार है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रीवियस ईयरली अगर पेपर आपने एनालाइज किया हुआ देखे होंगे कि हर एक साल में नहीं, लेकिन मतलब 2, अगर साल में 2 पेपर हो रहे हैं तो एक पेपर में वो आना ही आना है कि नोबेल से रिलेटेड। तो देखते हैं, हरगोविंद खुराना वॉन द मेडल प्राइज इन, ठीक है, किस में जीता था मेडल प्राइज, फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, फिजियोलॉजी में उनको मेडल प्राइज मिला था, मेडिसिन में। तो अभी जो इनको मिल चुका है प्राइज हम उनसे देखते हैं। तो सबसे पहले मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, किसकी फील्ड में मिला था, लिटरेचर की फील्ड में मिला था। तो कौन सा बुक लिखा था इन्होंने, गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफाउंडली सेंसिटिव, फ्रेश एंड ब्यूटीफुल वर्ड्स। एकदम फ्रेश आइडिया और ब्यूटीफुली तरीके से इन्होंने लिखा था अपनी किताब गीतांजलि। विद अ कंसमेंट स्किल ही हैज मेड हिज पोएटिक थॉट्स एक्सप्रेस इन हिज ओन इंग्लिश वर्ड, अ पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ द वेस्ट, ठीक है। इन्होंने अपने इंग्लिश में अपने थॉट्स को इतने तरीके से ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सीवी रमन दूसरे भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, फिजिक्स में मिला, 1930 में मिला। किस लिए मिला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। ये भी प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछ चुके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट था, और इसको रमन इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, रमन इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इज रिलेटेड टू मेडिसिन। कब मिला था, 1968 में मिला था। फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। किससे रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस से, ठीक है। फिर उसके बाद मिला मदर टेरेसा को। मदर टेरेसा 1979 में मिला, किसके लिए मिला, पीस के लिए मिला, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, ओके। उसके बाद मिला एस चंद्रशेखर को या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, फिजिक्स से मिला। इन्होंने काम किया था चंद्रशेखर लिमिट पे, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट पे इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब चंद्रशेखर लिमिट क्या है, फॉर हिज थ्योरेटिकल स्टडीज ऑफ द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इम्पॉर्टेंस टू द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ द स्टार्स। स्टार्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ उससे रिलेटेड इनकी थ्योरी थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। छठे नंबर पर मिला अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को आप सभी जानते हैं, ये इकोनॉमिक साइंस से रिलेटेड थे, और फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिक्स। वेंकटेश रामाकृष्णन केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, 2009 में मिला है, फॉर स्टडीज ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द राइबोसोम। राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है उससे रिलेटेड वेंकटेश रामाकृष्णन को मिला था। कैलाश सत्यार्थी को मिला पीस के लिए 2014 में। इन्होंने जो वर्क किया था फॉर हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग पीपल फॉर द राइट ऑफ ऑल चिल्ड्रन टू एजुकेशन, ठीक है। जो यंग चिल्ड्रन को जो एजुकेशन नहीं मिल पाते उनके लिए कैलाश सत्यार्थी ने अपनी आवाज़ उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू अभिजीत बैनर्जी। रिसेंटली जो लेटेस्ट सबसे जो नोबेल पुरस्कार विनर है भारत के 2019 में इनको मिला था। किसके लिए मिला था, इकोनॉमिक साइंस के लिए मिला था, और फील्ड में था फॉर हिज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। ग्लोबल पॉवर्टी को हटाने का जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसके लिए इनको मिला था। प्राइम मेरिडियन इज आल्सो नोन एज। तो देखो ये मान लो कि ये ग्लोब है, अर्थ है, तो जो बीचों बीच जो ऐसे जाता है, ठीक है, जो डिवाइड करता है, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन। ये कहाँ से पास होता है, लंदन से पास होता है, ठीक है। जीएमटी भी बोलते हैं ना, ग्रीनविच मीन टाइम, किससे हम लेते हैं, तो लंदन की हम ग्रीनविच जीएमटी हम लंदन से हम लेते हैं। रिट्रेटिंग मानसून अकर ड्यूरिंग विच मंथ। रिट्रेटिंग मानसून अक्टूबर के महीने में आता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी रिलेटेड टू विथ, तो डॉक्टर एम एस सुब्बालक्ष्मी थी कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक, साउथ की बहुत ही फेमस सिंगर थी, ठीक है, क्लासिकल म्यूजिक की सिंगर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच केस राम प्रसाद बिस्मिल रिलेटेड टू, राम प्रसाद बिस्मिल किससे रिलेटेड थे, तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर बुलंद दरवाजा विक्ट्री ओवर कहाँ था, तो गुजरात में, ठीक है, गुजरात के उसमें था। अच्छा, अकबर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, मैं थोड़ा इसको डिस्कस कर लूँगा क्योंकि अकबर के काम में काफ़ी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अकबर ने सेलेवरी को ख़त्म कर दिया था, कब ख़त्म किया था, तो 1562 में ख़त्म किया था, ठीक है। हरीम पार्टी लेड बाय हिज फॉस्टर मदर महान अंगा, उसको भी कंट्रोल कर लिया, फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द हराम पार्टी, ठीक है। एनुअल द पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम टैक्स को भी हटा दिया, जजिया टैक्स भी हटा दिया था, ठीक है। अकबर ने कब हटाया था, 1564 में हटाया था। फतेहपुर सिकरी ट्रांसफर इट्स कैपिटल फ्रॉम आगरा टू फतेहपुर सिकरी, ठीक है, आगरा से फतेहपुर सिकरी को कैपिटल अपने ट्रांसफर कर लिया। इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप इन्होंने फाउंड किया, इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप फॉर ऑल रिलीजन, ऐसा नहीं था कि हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए सेपरेट था, सबके लिए था ये, ठीक है। डिग्री ऑफ इनफैलिबिलिटी जिसको कहते हैं मजहार नामा 1579 में किया। दीन इलाही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि दीन इलाही किसने किया था, तो अकबर ने किया था, कब किया था, तो 1582 में किया था, ठीक है। स्टार्ट इलाही इरा, इलाही इरा दीन इलाही बेसिकली एक रिलीजन था जो अकबर के द्वारा शुरू हुआ था, ये उतना फेमस नहीं हो पाया लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी दी हुई, ठीक है। ट्रांसफर कैपिटल टू लाहौर, आखिरी काम जो अकबर का था फेमस वर्क वो 1585 में उसने कैपिटल को लाहौर में ट्रांसफर कर दिया। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ घाना, घाना का मैं आपको बता चुका हूँ कैपिटल होता है एक्रा, ओके। हमने पहले कैपिटल और करेंसी डिस्कस कर लिया, आप उसको अच्छे से एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज आर नॉट इन इंडिया, रोहतांग पास भारत में है, बारालाचा भी भारत में है, लिपू लेक भी भारत में, खाबर पास भारत में नहीं है। तो अब इंपॉर्टेंट पासेज को थोड़ा हम देख लेते हैं कौन कौन से भारत में है। तो ये है हमारा भारत, भारत में ये एरिया है आपका लद्दाख का, ये है JNK यूनियन टेरिटरी, ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड और इधर पंजाब का एरिया है, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम नॉर्दर्न एरिया में डिस्कस करते हैं, नॉर्दर्न एरिया में सबसे ऊपर है अघील पास, ठीक है, अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। फिर है काराकोरम रेंज, ठीक है, काराकोरम रेंज के बाद है चांगला, खरदुंगला, तांगलांगला, बारालाचाला, इमीसला और सिपकिला, सिपकिला भी भारत में, ठीक है। अब हम देखते हैं JNK में, ये तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात कर ली, अब JNK की बात करते हैं। JNK में है बनिहाल पास, पीर पंजल पास, बुर्जिला पास, ठीक है। अब हम देखते हैं सिक्किम, यहाँ पे ये हम नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है नाथुला, नाथुला है सिक्किम में, झेलपला, झेलपला भी सिक्किम में ही है। ये एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो बोमडिला, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। योंग्यप्याला ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। लेखा पानी, लेखा पानी भी कहाँ है आपका, अरुणाचल में है। ये दीपू, दीपू जो है ये आपका हो जाता है नागालैंड में, और ये टूजू, टूजू जो है ये है मणिपुर में, ठीक है। अब हम चलते हैं साउथ की तरफ, थाल घाट, ताल घाट महाराष्ट्र में है, भोर घाट भी महाराष्ट्र में है, और पाल घाट जो है ये आपका है तमिलनाडु में। तो ये है इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ इंडिया, इसको एक बार अच्छे से आप देख लो, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन सेट हो गए और कोई पासेस नहीं है भारत में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, हु रोट द बुक गॉन विद द विंड। मैंने आपको पहले बताया कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स है मैं उसको अलग वीडियो में कवर करूँगा क्योंकि बहुत सारे हैं, और जो इंडिपेंडेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बुक्स थे मैं आपको बता चुका हूँ। तो हु रोट द बुक गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड लिखा है मार्गरेट मिशेल ने, ठीक है। ये भी काफ़ी पुरानी किताब थी, पता नहीं FKT ये सारे क्वेश्चन कहाँ से सेट कर देते हैं। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल मास रिलेटेड नहीं है, वर्क से भी नहीं है, एनर्जी से नहीं है, ये लेंथ से रिलेटेड है नॉटिकल माइल, ठीक है। ड्रेविडियन आर्ट किससे रिलेटेड था, ड्रेविडियन आर्ट इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड था, ड्रेविडियन आर्ट वॉज रिलेटेड टू आई थिंक सो मुगल पीरियड, ठीक है, मुगल पीरियड से ड्रेविडियन आर्ट रिलेटेड था। यूनिडो, यूनिडी का है, यूनिडी को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है यूनिडो का। यूनिडो का कैपिटल पूछ लिया जाता है, यूनिडो का कैपिटल कहाँ पर है, जैसे कैपिटल है वियना में, तो थोड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कैपिटल्स हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल है न्यूयॉर्क में, ठीक है। UNO को UNEP का है नायरोबी में, UNHCR का है जिनेवा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UNDP का है डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क में, UNFPA का है न्यूयॉर्क में, यूनेस्को है पेरिस में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है, जिनेवा में। IMF का है वॉशिंगटन में, कॉमनवेल्थ का है लंदन में,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग ओपेक भी कहते हैं इसको, वियना में। WWF का है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। UNCTAD का है जिनेवा में। और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये है लुशेन में, ठीक है। लीग ऑफ अरब स्टेट कायरो में है, इजिप्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पहले आ चुका है। एशियन का कहाँ है? जकार्ता। नाटो का है ब्रुसेल्स में, ठीक है, ब्रुसेल्स में है। अफ्रीकन यूनियन अदीस अबाबा, यहाँ पे है। सार्क का काठमांडू में, नेपाल। इंटरपोल का है लायोन्स, फ्रांस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनेवा। वर्ल्ड एड इंटरनेशनल का है लंदन में। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है बर्न, स्विट्जरलैंड। बेनेलक्स इकोनॉमिक यूनियन ब्रुसेल्स। गैट का है जनेवा में, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे थे। इसमें से एक लिख लो बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक का है ढाका में, ठीक है। बिम्स्टेक का कहाँ पर है? ढाका में, ढाका बांग्लादेश, ओके। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी। बहुत ईजी है, 7 प्लेयर। जो भी कबड्डी से थोड़ा सा रिलेटेड होगा तो उनको पता होगा कि कबड्डी में 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हम देख लेते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, ईजी था। बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी फुटबॉल में 15। काफ़ी इंपॉर्टेंट है रग्बी फुटबॉल, उसमें 15 खिलाड़ी खेलते हैं, ये फुटबॉल से अलग होता है। पोलो में 4 है। वाटर पोलो में 7 है। पोलो और वाटर पोलो दोनों अलग अलग स्पोर्ट्स है, ठीक है। वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लैक्रोस में 12 खिलाड़ी खेलते हैं। हैंडबॉल में 7 है, ठीक है। खो खो में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। और सेपक टकराव में 3 खिलाड़ी खेलते हैं। तो बाकी जो बच गए, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस में सिंगल या फिर डबल खेला जाता है। गोल्फ में भी इंडिविजुअली ही खेला जाता है। विच रिवर फ्लो इनटू द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में कौन सा है? नर्मदा, तापी दोनों है। तो आपका इधर यहाँ पे अरेबियन सी है। अब देखते हैं कि कौन कौन से रिवर जो है अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो देखो यहाँ पे एक साबरमती रिवर अरेबियन सी में गिरता है। माही रिवर भी अरेबियन सी में गिर रहा है। नर्मदा फ्लो होके यहाँ अरेबियन सी में गिरता है। और तापी, ये इतने रिवर्स ही हैं जो कि अरेबियन सी में। देखो लूनी जो है ये अरेबियन सी में नहीं गिरता, ये इधर ही अंदर में कहीं स्टार्ट होता है और अंदर में ही ख़त्म हो जाता है। साबरमती गिरता है, माही गिरता है, नर्मदा और तापी, ये जो 4 नदियाँ हैं ये कहाँ गिरती हैं? अरेबियन सी में। जो मैक्सिमम नदियाँ हैं वो गिरती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। जैसे गंगा हो गया, गंगा है यहाँ पे, यनम है, फिर पौंडीचेरी, यहाँ देखिए यहाँ पे कावरी रिवर भी जा रहा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर रहा है, ठीक है। ये सारे रिवर्स कहाँ गिर रहे हैं? बे ऑफ बंगाल में। और कुछ रिवर जो है तापी, नर्मदा, ये जो है ये सारे यहाँ पे देखो, चंबल रिवर यहाँ पे जाके गंगा में मीट करके यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिर जा रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज कंप्लीटेड। मैंने 2020 का जो जनरल अवेयरनेस का पेपर था कंप्लीट कर दिया। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए। और जो भी आपको क्वेरी होगी रिलेटेड आप मेरे को कर सकते हैं। मैं ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी वास्ट टॉपिक है। फिर मिनरल्स का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मिनरल्स जो मिनरल्स रिच नेशंस हैं उसके अलग से करेंगे। बाकी सारे इंपॉर्टेंट मैंने कवर कर लिए हैं। और आई होप इसको आप 2-4 बार इस वीडियो को देखो, ठीक है। और मैं इसका PDF जो है मैं कैरियर बज का जो टेलीग्राम चैनल है मैं वहाँ पे डाल दूंगा। आप उसको PDF को बार बार 2-3 बार देखोगे तो आपको सारे करेंसीज, कैपिटल, स्पोर्ट्स प्लेयर्स, टर्म्स सारे याद हो जाएंगे। और अगर इस वीडियोस को आपने अच्छे तरीके से करा तो 25 आउट ऑफ 16 में कह सकता हूँ कि आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी अगर आपको 9 क्वेश्चन और करना है तो आपकी खुद की मेहनत है। आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी पार्ट हमने कवर अप नहीं किया, तो करंट अफेयर से भी 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो 16 तो कंफर्म है अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अगर कोई नेक्स्ट वीडियो में आपको सजेशन दे सकते हैं मुझे चैनल पे या फिर कमेंट सेक्शन में। सो दिस वाज कम्प्लीटली दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।